नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो स्थानीय वास्तुकला का विकास है, वह विकास कैसे हुआ, कौन से प्रमुख निर्माण हैं जो हमको स्थानीय रूप से देखते हैं। हम देखेंगे कि वास्तुकला में किस तरह की विशेषताएं हैं और क्या प्रमुख निर्माण कार्य हुए हैं। मतलब स्थानीय रूप से जो वास्तुकला का विकास हो रहा था, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले भी जितनी वीडियोस हमने की हैं उनके पीडीएफ वहां पर दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और लेक्चर के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये देखते हैं सल्तनत काल के दौरान जो स्थानीय वास्तुकला का विकास है वह किस प्रकार से हो रहा था। तो मुख्यतः हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, लेकिन जो स्थानीय शक्तियां थी वह भी अपने साम्राज्य को चला रही थी। मतलब दिल्ली सल्तनत के अलावा जो अन्य शक्तियां हैं वह भी अपने साम्राज्य को चला रही थी। उनमें हम देखते हैं कि जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर मालवा शैली का प्रभाव होगा। फिर जो जौनपुर का क्षेत्र है वहां पर जौनपुर शैली विकसित होगी। फिर जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर बंगाल शैली, गुजरात के क्षेत्र में गुजरात शैली, दक्षिण भारत के क्षेत्र में स्पेशली हम देखते हैं बीजापुर और गुलबर्गा को, वहां की शैली भी हमको दिखेगी। इसके साथ साथ जो राजपूताना शैली है वह भी हमको दिखेगी। बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं कि एक तो आपका दिल्ली सल्तनत है और दिल्ली सल्तनत के साथ जुड़ी हुई जो अन्य सभ्यताएं हैं या हम कहें जो अन्य शक्तियां हैं जो स्थानीय रूप से हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिल्ली सल्तनत से। तो कुल मिलाकर हम यह देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का प्रभाव तो बना हुआ है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट प्रभाव इन क्षेत्रों पर कैसे है और कैसे इन क्षेत्रों ने अपनी स्थानीय वास्तुकला शैली को भी बनाए रखा। एक एक को डिटेल से हम देखते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो स्थानीय स्थापत्य कला है उसका विकास किस प्रकार से होता है। जैसे मध्य भारत में हम देखते हैं तो मालवा शैली का वहां पर विकास होता है और इसमें सबसे फेमस क्षेत्र धार और मांडू मांडू इसमें सबसे फेमस है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत का विकास हो रहा था, यहाँ पर मस्जिदें बन रही थी और स्थानीय पत्थरों का प्रयोग हो रहा था। जितनी भी यह स्थानीय स्थापत्य कला आप देखेंगे, इनमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो स्थानीय वस्तुएं हैं, मतलब जो वहां पर आसानी से मिल जा रही हैं, जैसे आसानी से जो वहां पत्थर मिलते हैं या लकड़ियां मिलेंगी, उन सब का प्रयोग स्थापत्य शैली में किया जाएगा। तो मालवा का क्षेत्र धार और मांडू यहाँ सबसे फेमस, मस्जिदें यहाँ स्थानीय पत्थरों से बन रही हैं और इनमें हम देखते हैं जो आपका जामा मस्जिद है, मांडू है और हिदोला महल, मतलब मांडू का महल और हिदोला का महल, यह सबसे फेमस है। प्रभाव क्या है यहाँ पर गुंबदों का प्रयोग और मेहराबों का प्रयोग दोनों हम देखते हैं। इसके बाद जो बंगाल शैली है वहां पर हम देखते हैं कि ईंटों का और टेराकोटा का सबसे ज्यादा प्रयोग होगा। इसके अलावा जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर एक स्पेशल प्रभाव हम देखते हैं दोहरा छज्जा शैली, यह भी हमको दिखेगा। कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे आपका अदीना मस्जिद जो मालदा में है, इकलाकी मकबरा, यह भी हमको दिखता है। इसके बाद गुजरात शैली, इसमें हम देखते हैं क्योंकि गुजरात के क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव हुआ था, हमने अलाउद्दीन का आक्रमण देखा, उसके बाद भी जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पर लंबे समय तक इस्लामी साम्राज्य स्थापित था, तो इसलिए जो वहां की वास्तुकला है उनमें हम इस्लाम का प्रभाव देख पाते हैं। इसके अलावा जो जैन धर्म है इसका प्रभाव भी गुजरात के क्षेत्र में लंबे समय तक रहा। तो हिंदू शैली, जैन शैली और इस्लाम शैली, तीनों का प्रभाव हमें गुजरात में दिखता है। यहाँ की जो वास्तुकला है उसमें जटिल नक्काशी हमको दिखेगी, जाली का उपयोग दिखेगा। अब यह जो आपका जाली का उपयोग है यह हमने देखा था कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रूप से विकसित हुआ था, तो उसका प्रभाव भी हमको दिख रहा है। इसमें अगर हम देखें तो अहमदाबाद की जो जामा मस्जिद है, सीदी सैयद की जो जाली है वह सबसे फेमस है। फिर हम देखें दक्षिण भारत में जो बीजापुर है और जो गुलबर्गा है वहां की शैलियां किस प्रकार से हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत के हम उन क्षेत्रों को देख रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। वैसे अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में अपनी एक बड़ी संस्कृति है, वह हमको बहुत डिटेल से और अलग से देखना होगा। तो बीजापुर और गुलबर्गा की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो गोपुरम हमको मिलता है, जो दक्षिण भारत के मंदिरों की सबसे खास चीज है वह हमको मिलेगा। गुंबद मिलेगा, मस्जिदें मिलेंगी, मतलब उत्तर भारत का प्रभाव, मध्य भारत का प्रभाव और दक्षिण भारत का जो अपना स्थानीय प्रभाव है वह भी हमको दिखेगा। इसमें हम देखते हैं गोल गुंबद, बीजापुर और गुलबर्गा की जामा मस्जिद, यह सबसे फेमस है। वहीं हम देखते हैं जब राजपूताना को
तो वहां पर भी दिल्ली सल्तनत का पूरा प्रभाव है। और इसीलिए हम देखते हैं कि राजस्थान की अपनी शैली, जो मुस्लिम साम्राज्य है उसकी शैली, दोनों का प्रयोग हमको दिखता है। यहाँ किले बनाए जाएंगे, महल बनाए जाएंगे और उनमें इस्लामी वास्तुकला, स्थानीय राजस्थान की वास्तुकला, दोनों का प्रभाव हमें दिखेगा। इसमें हम देखते हैं जो रणथंभौर है, जो चित्तौड़ है, इनके किले सबसे फेमस है। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि जो स्थानीय शैली है, एक तो वह बनी हुई है, यानी उसका प्रभाव है, प्लस दिल्ली सल्तनत का प्रभाव है, और सबसे खास चीज यह होगी कि जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री है उनका प्रयोग किया जाएगा और वास्तुकला का विकास किया जाएगा। तो स्थानीय शैली का प्रभाव, दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, और उसके बाद जो स्थानीय सामग्री उपलब्ध है, मतलब जितना रिसोर्स उपलब्ध है किसी क्षेत्र विशेष में, इनके प्रभाव से जो स्थापत्य कला है उसका विकास होगा। अब इन्हें हम और डिटेल से देखते हैं। जैसे जो जौनपुर की स्थापत्य कला है, इसमें क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो इमारतें बनी है, कहाँ पर, जौनपुर में, जिसे सबसे ज्यादा बनवाया है सरकी सुल्तानों ने, लेकिन हिंदू इमारतों के अवशेषों पर इन्हें बनाया गया है। यानी जो पहले हिंदू इमारतें थी उनको तोड़ा गया और उनके स्थान पर जो सरकी सुल्तान है वह बड़ी मात्रा में इस्लाम की इमारतों को बनवाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों का प्रभाव हमें जौनपुर के क्षेत्र में मिलता है। सबसे फेमस यहाँ क्या है, अटाला मस्जिद, जो पहले अटाला देवी का मंदिर था, फोर्ट मस्जिद, झंझोरी मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, यह सबसे फेमस इमारतें हैं जौनपुर की। जौनपुर में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली में बनवाई गई जो बेगमपुरा मस्जिद है, यानी जो वहाँ की जामा मस्जिद है, उसका प्रभाव जौनपुर की स्थापत्य कला पर काफी ज्यादा पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जौनपुर से बहुत कनेक्टेड था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो निर्माण है कहाँ पर, दिल्ली में जामा मस्जिद में, उसका प्रभाव हमको जौनपुर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखेगा। यहाँ पर लेकिन एक खास चीज हम देखते हैं कि जो मस्जिदें हैं वहां पर मीनारे नहीं है। इसके साथ साथ एक तथ्य यह पूछा जाता है कि अटाला मस्जिद किसने बनवाई, तो इब्राहिम शाह तुर्की ने इस मस्जिद को बनवाया था, और जो झंझोरी मस्जिद है उसका निर्माण भी इब्राहिम शाह तुर्की ने किया था। आगे हम देखें मालवा शैली, यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि यहाँ स्थानीय रूप से उपलब्ध बेसाल्ट बहुत था, संगमरमर काफी था, तो इनका प्रयोग सबसे ज्यादा यहाँ हुआ है। जैसा भी हमने पीछे चर्चा की, स्थानीय रूप से उपलब्ध जो सामग्री है उसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाएगा। तो मालवा में क्या उपलब्ध है, बेसाल्ट पत्थर और संगमरमर, तो इनका उपयोग यहाँ बड़ी मात्रा में किया जाएगा। इसके अलावा जो मालवा शैली है वहां पर एक चीज हम और देखते हैं, क्या कि पानी की यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पर जल महल, बावड़ी और कुंड ऐसी संरचनाएं बनाई जाएंगी जो पानी को स्टोर करने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनमें हम देखते हैं कि जो आपका रानी रूपमती का मंडप है वह सबसे फेमस है। यहाँ की जो डिजाइनें हैं, मतलब इमारतें जो बनाई जाएंगी, इनकी डिजाइनें ऊंची कम होंगी बल्कि चौड़ी ज्यादा होंगी, मतलब उनका लंबोत विस्तार कम होगा, क्षैतिज विस्तार ज्यादा होगा। इसी में हम देखते हैं कि जो आपका हिंदोला महल है, जिसको इसकी झुकी हुई दीवार के कारण झूलते महल के नाम से जाना जाता है, यह बहुत फेमस है। वहीं जो मालवा की राजधानी थी धार, यहाँ पर जो पुराने अवशेष थे, यानी हिंदू धर्म के अवशेष, उन पर बड़ी मात्रा में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। इसीलिए हम देखते हैं कि जो मस्जिदें हैं उनके गुंबद इस्लाम प्रभाव से और जो स्तंभ हैं वह हमको हिंदू प्रभाव से दिखते हैं। मांडू के क्षेत्र में हुसंग शाह द्वारा निर्मित जामी मस्जिद बहुत फेमस है। उनका मकबरा, हिंडोला का महल, सुल्तान महमूद प्रथम द्वारा निर्मित जहाज महल। जहाज महल क्यों? क्योंकि जहाज जैसी इसकी आकृति है, तो ये सारे बहुत फेमस है। इसके साथ साथ मांडू का किला महमूद खलजी द्वारा 7 मंजिलों वाला विजय स्तंभ, बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल, यह सारे सबसे फेमस हैं। इसके बाद हम देखें बंगाल शैली। बंगाल शैली में आपको एक नया प्रभाव दिखेगा। एक तो आपको दोहरी छत मिलेगी, एक छत यह, दूसरी छत यह, उसके अलावा आपको ढलुआ छत मिलेगी। तो 2 प्रभाव हम देख पाते हैं बंगाल शैली में, जो सबसे विशिष्ट रूप से हमको दिखते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो स्थानीय सामग्री है उसका खूब उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम देख पाते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर ईंट का, बांस का, गौड़ पत्थर का, मतलब निम्न स्तर के पत्थर का, काठ का यानी लकड़ी का, और टेराकोटा का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में पत्थरों की कमी है, मतलब वहां पत्थर बड़ी मात्रा में नहीं मिलते हैं, इसलिए वहां ईंटों का प्रयोग व्यापक मात्रा में हमको दिखता है। जैसा अभी हमने चर्चा की कि जो यहाँ की छतें हैं इनमें हमको विशिष्टता दिखती है, हलुआ छतें हैं, और जो ग्रामीण झोपड़ियां हैं उनसे प्रेरित यह छतें हमको
दिखती है। गांव में आपने देखा होगा झोपड़ियां होती हैं, तो उसी से प्रेरित यह छतें हमको दिखती हैं। बाद में यह जो ढलुआ छत है, इसका प्रयोग मुगल स्थापत्य कला में भी किया जाएगा। यहाँ पर मेहराब और दरवाजे भी हमको दिखते हैं और इन मेहराबों में जो भारतीय शैली है उसकी सजावट हमको दिखती है। मेहराबों पर ज्यामिति और पुष्पीय नक्काशी भी की गई है जो हमको दिखती है इस्लामी प्रभाव से। फिर सजावट में हम देखते हैं कि बड़ी मात्रा में टेराकोटा का प्रयोग किया जाएगा। स्तंभों पर नक्काशी, हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां, इस्लामी ज्यामितीय आकृतियां और प्राकृतिक दृश्यों की छवियां, यह हमको बड़ी मात्रा में दिखता है। अब यहाँ भी आप देखिए हिंदू धर्म का भी प्रभाव है, इस्लाम का भी प्रभाव है और जो स्थानीय उपलब्ध सामग्री है उसका प्रभाव भी हमको दिख रहा है। आगे हम देखें, यहाँ पर जो मंदिर और मस्जिदें हैं उन दोनों में समान स्थापत्य कला का प्रयोग दिखता है। जैसे जो झोपड़ी शैली है यह हमको मंदिरों में भी दिखती है, यह हमको मस्जिदों में भी दिखती है। यहाँ पर सबसे फेमस क्या है? मदीना मस्जिद, पांडुआ और शैत गंभीरा मस्जिद और गोर मस्जिद, यह सबसे फेमस है। फिर हम यहाँ भी देखते हैं कि क्षैतिजता पर जोर दिया जाएगा, यानी जो भी संरचनाएं बनाई जाएंगी वह ऊंचाई में कम होंगी, चौड़ाई में ज्यादा होंगी। इसके साथ साथ जो जलवायु है उसका भी ध्यान रखा गया है, यानी जलवायु के हिसाब से यहाँ पर डिजाइन या इमारतों को बनाया गया है। हवा का अच्छे से प्रबंध किया गया है, प्रकाश समुचित मात्रा में पहुंचे इस बात का ध्यान रखा गया है, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में या जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहां पर बरसात ज्यादा होती है। इस कारण भी हम देखते हैं कि जो ढलान वाली छतें बनाई जा रही हैं या जो ढलुआ छतें बनाई जा रही हैं वह हमको देखने को मिल रही है। जब हम मकबरों और कब्रों को देखते हैं तो यहाँ पर हमको जो लोधी वंश है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है, यानी मकबरों में चारों तरफ बगीचे बनाए जाएं, यह प्रभाव हमको दिखेगा और मकबरों पर गुंबदों का प्रयोग हम देख पाते हैं। फिर यहाँ की जो धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है उसका प्रभाव भी हमको दिखता है। हिंदू धर्म का और इस्लाम का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है स्थानीय स्थापत्य कला में। अब हम देखते हैं कि जो बंगाल शैली है इसके प्रमुख निर्माण कौन से हैं। तो इनमें हम देख पाते हैं जो आपका गौड़ क्षेत्र है वहां पर दाखिला दरवाजा, छोटा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, दरसवारी का मकबरा और लोटन मस्जिद, यह फेमस है। वहीं जो इनका प्रमुख केंद्र है पांडुआ, जहाँ पर हमको मदीना मस्जिद मिलता है, जिसे बनवाया किसने? सिकंदर शाह ने। तो पांडुआ एक प्रमुख केंद्र के रूप में हमको दिखता है। वहीं जो बड़ा सोना मस्जिद है उसको पूरा किसने करवाया? नुसरत शाह ने, यह भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो कदम रसूल मस्जिद है इसका निर्माण भी नुसरत शाह ने किया था। खंभों पर हम देखते हैं कि जो नुकीले मेहराब हैं उनका प्रयोग हमको बड़ी मात्रा में दिखता है। जो हिंदू प्रतीक है जैसे हिंदू चक्र, रेखाएं और जो इस्लामी स्वरूप है दोनों हमको दिखता है बंगाल की शैली में। तो आप जितनी भी शैलियां देख रहे होंगे इनमें आप पा रहे होंगे कि जो स्थानीय प्रभाव है और जो इस्लाम का प्रभाव है यानी दिल्ली सल्तनत का प्रभाव वह हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं गुजरात शैली को, क्योंकि गुजरात में हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम तीनों का प्रभाव हमको दिखता है। इसीलिए जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पर इन तीनों धर्मों का प्रभाव वास्तुकला में भी हमको दिखेगा। यहाँ की जो शैली विकसित हुई उसका मुख्य श्रेय किसको जाता है? सुल्तान महमूद बेगड़ा को। उसके साथ साथ जो अहमद शाह है जिन्होंने अहमदाबाद की स्थापना की है। तो यह दोनों सबसे प्रभावशाली व्यक्ति दिखते हैं जो गुजरात की स्थापत्य शैली को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ की शैली में हम देख पाते हैं कि जटिल नक्काशी की गई है, जाली का प्रयोग यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में किया जाएगा, स्थानीय सामग्री का उपयोग यहाँ भी होगा और इसीलिए हम देखते हैं कि संगमरमर और सफेद बलुआ पत्थर इन दोनों का प्रयोग यहाँ बड़ी मात्रा में होगा। जो पत्थर हैं उन पर महीन नक्काशी की जाएगी जो हमको इस्लाम की व्यवस्था से कनेक्टेड दिखता है। सजावट पर भी खूब ध्यान दिया जाएगा, बहुत सारी फूलों की आकृतियां बनाई जाएंगी, ज्यामितीय नक्काशी की जाएगी और इन जाली वाली रचनाओं में हम देखते हैं कि जो सीदी सैयद की जाली है अहमदाबाद में वह सबसे फेमस है। मेहराब और खंभों का भी निर्माण किया जाएगा जिन पर भी जैन और हिंदू शैली का प्रभाव होगा। यहाँ पर जो प्राकृतिक आकृतियां हैं वह बनाई जाएंगी और जो पौराणिक आकृतियां हैं वह भी बनाई जाएंगी। यहाँ पर गुंबद और मीनारें भी हमको मिलेंगी और जो मीनारें हैं वह पतली और ऊंची हमको दिखेंगी। जल संरक्षण की भी व्यवस्था यहाँ की जाएगी और बावड़ियां बड़ी मात्रा में बनाए जाएंगे। इसी में हम देखते हैं कि जो अटालज की बावड़ी है वह सबसे फेमस है जो अहमदाबाद के क्षेत्र में हमको दिखता है। जो आपकी यह बावड़ियां बनाई जाएंगी इनकी दीवारों पर, इनकी सीढ़ियों पर जो धार्मिक और सामाजिक जीवन के चित्र हैं वह हमको बड़ी मात्रा में दिखेंगे। मस्जिदें और मकबरे भी बनवाए जाएंगे और उन पर भी हिंदू धर्म,
जैन धर्म और इस्लाम का प्रभाव हमको दिखेगा। मस्जिदों में हम खास चीज क्या देखते हैं, बड़े आंगन हमको मिलेंगे, ऊंचे मेहराब हमको मिलेंगे और जालीदार खिड़कियां हमको दिखेंगी। गुंबदों का प्रयोग होगा और खुले बगीचों का जो लोदी वंश की देन है सबसे ज्यादा, वह भी हमको देखने को मिलेगी। जो धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय है वह हम देख पाते हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम तीनों का प्रभाव हमें दिखेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय परंपरा है वह भी हमको दिखेगी। इनकी क्षैतिजता पर काफी जोर दिया जाएगा और क्षैतिज रूप से यह भी विस्तारित होंगी, तो ऊंचाई कम होगी और चौड़ाई ज्यादा होगी। मीनारों और छतरियों का उपयोग यहाँ किया जाएगा। मीनारें पतली होंगी और उन पर नक्काशी खूब सारी की जाएगी। प्राकृतिक और सामाजिक तत्वों का चित्रण किया जाएगा, जैसा अभी हमने बावड़ियों के केस में देखा था। तो फूल बनाए जाएंगे, बेलों के चित्र बनाए जाएंगे और पत्ते यहाँ बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो धार्मिक जीवन है और जो सामाजिक जीवन है उससे संबंधित नक्काशी भी की जाएगी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अहमद शाह प्रथम द्वारा बनवाया गया जामा मस्जिद सबसे ज्यादा फेमस है। अहमद शाह वही व्यक्ति है जिसके नाम पर अहमदनगर हमको दिखता है। वहीं जो महमूद बेगड़ा है, इसने चंपानेर, जूनागढ़ और खेड़ा में रानी पिसारी का रौजा, नगीना मस्जिद आदि का निर्माण करवाया। अब हम देखते हैं दक्कन की स्थापत्य कला को। यहाँ हम देखते हैं कि जो यहाँ की स्थापत्य कला है वहां पर इस्लाम का प्रभाव, द्रविड़ का प्रभाव, मतलब स्थानीय द्रविड़ कल्चर का प्रभाव, और जो भारतीय स्थापत्य कला है यहाँ आप हिंदू धर्म को ऐड करेंगे तो इन तीनों का प्रभाव हमको दिखता है। बहमनी साम्राज्य, आदिल शाही साम्राज्य, कुतुब शाही साम्राज्य और निजाम शाही साम्राज्य, ये साम्राज्य हैं जो यहाँ की वास्तुकला को बढ़ावा देते हैं और इनका प्रभाव हमको सबसे ज्यादा यहाँ दिखेगा। जो स्थानीय प्रभाव है और जो बाहरी प्रभाव है दोनों हमको दिखेगा। स्थानीय प्रभाव में जो द्रविड़ शैली है उसका प्रभाव, और विदेशी प्रभाव में या बाहरी प्रभाव में जो फारसी शैली है, तुर्की शैली है, अरब शैली है, इनका प्रभाव हमको दिखेगा। तो यहाँ की जो इमारतें हैं उनमें जो डिजाइन है वह हिंदू धर्म में, और साथ साथ जो गुंबद है और मेहराब है वहां पर इस्लाम का प्रभाव हमको दिखेगा। गुंबदों में भी हम देखते हैं कि गोल गुंबद खूब सारे बनवाए जाएंगे और जो पच्चीकारी मेहराब है उनका प्रयोग भी दिखेगा। जो यह गुंबद है इन पर फारसी और तुर्की डिजाइन का प्रभाव हमको दिखेगा। सजावट खूब सारी की जाएगी और जो नक्काशी है वह भी हमको दिखेगी। दीवारों पर, उनकी छतों पर, जालियों पर नक्काशी की जाएगी। कुरान की आयतें, फूलों की रचना, यह सब कुछ भी किया जाएगा। जो जल संरचनाएं हैं जो दक्षिण भारत में हमको सबसे प्रभावशाली रूप से दिखती हैं, स्पेशली उनके मंदिरों में, मतलब दक्षिण भारत में जब हम देखते हैं तो वहां के जो मंदिर हैं उनमें जल की व्यवस्था हमको जरूर दिखती है। तो उसी तरह का कुछ प्रभाव दक्कन में हमको दिखता है। यहाँ पर बावड़िया और जलाशयों का निर्माण बड़ी मात्रा में किया जाएगा। फिर जो यहाँ के महल हैं और मस्जिदें हैं उनमें हम देखते हैं तो बड़े आंगन, ऊंचे मेहराब और जालीदार खिड़कियां यहाँ भी हमको दिखती हैं। फिर जो सामाजिक संरचनाएं हैं उनमें हम देखते हैं तो किलों का निर्माण, गढ़ों का निर्माण और पानी के कुंड, शस्त्रागार, गुप्त सुरंगें, यह सब कुछ हमको दिखेगा। और यहाँ भी हम देखते हैं कि ऊंचाई के स्थान पर चौड़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो दक्कन में भी आप देख रहे होंगे कि जो वहाँ की स्थानीय शैली है उसका प्रभाव और जो इस्लाम है उसका प्रभाव दोनों मिक्स होकर एक नई शैली विकसित हो रही है। कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं, जैसे गोल गुंबज जो आपका बीजापुर में है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबद है। इसे बनवाया किसने? आदिल शाही शासक मोहम्मद आदिल शाह ने। वहीं चार मीनार हैदराबाद की, यह बहुत फेमस है, बार बार इसको पूछा जाता है। बनवाया किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब बनवाया? 1591 में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फारसी प्रभाव भी हमको दिखता है। उसके बाद जो बीदर का किला है यह भी बहुत फेमस है, जिसे बनवाया किसने? बहमनी साम्राज्य के शासकों ने। और बाद में हम देखते हैं कि जो आपका महमूद गवा है वह एक मदरसे का निर्माण भी करवाता है। कहाँ पर? बीदर में। इसके बाद जो गागर महल है, कहाँ पर? बीजापुर में, यह भी बहुत फेमस है। और यह जो शाही परिवार था उसके निवास स्थान के रूप में बनाया गया था। इसके अलावा जो जामा मस्जिद है जिसे बनवाया किसने? अली शाह ने। कहाँ पर? बीजापुर में, यह भी बहुत फेमस है। उसके बाद जो कुतुब शाही मकबरे है, कहाँ पर? हैदराबाद में, यह भी बहुत फेमस है। जो जामा मस्जिद है गुलबर्गा की, यह भी बहुत फेमस है, जिसे बनवाया किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जो कि बहमनी साम्राज्य का सुल्तान था। इसके साथ साथ जो बीदर का रंगीन महल है यह भी हमको दिखता है, जो अपने रंग बिरंगे टाइल वर्क के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो स्थानीय स्थापत्य शैली है उसका कितना प्रभाव हमको दिखता है। जो दिल्ली सल्तनत है उसका प्रभाव भी हमको दिखता है, और स्थानीय रूप से जो विकसित अपनी शैली है उसका प्रभाव भी हमको दिखता है। आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या याद रखना है?
जो प्रमुख निर्माण है उसको किसने करवाया है और वह कहाँ पर स्थित है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे इसी विषय पर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।